तो ये क्वेश्चन 20 तक आपके हो गए थे। सर्वेयर चेन आपका जो है इसका राइट आंसर था। 21 द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग्स इन सर्वेयर चेन। ये कह रहा है सर्वेयर चेन में दो ब्रास रिंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी थी आपकी, तो कितना था आपका 2 मीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 22 डैश डैश इन 33 फीट लॉन्ग एंड मोस्टली यूज फॉर कैडेस्ट्रल सर्वे। कह रहा है वो चैन जो आपकी जिसकी लेंथ 33 फुट है और कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल क्या होता है भूमि सर्वेक्षण, जिसका उपयोग भूमि सर्वेक्षण में किया जाता है, क्या है आपका, कौन सी चैन हो जाएगी भाई आपका रिवेन्यू चैन। जो भी तहसील फहसील है ना सब में जो है रिवेन्यू चैन का उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23 नंबर्स ऑफ लिंक प्रेजेंट इन रिवेन्यू चैन। रिवेन्यू चैन कितनी फुट की होती है भाई 33 फुट की होती है और इसमें कितनी कड़ियां होती है 16 लिंक होती है, 16 कड़ियां होती है आपकी। तो देख लीजिए आपका द नंबर्स ऑफ लिंक प्रेजेंट रेवेन्यू चैन कितनी कड़ियां होती है 16 कड़ियां, 16 लिंक आपकी होती है। 24 ड्यूरिंग चैनिंग along straight line the leader to party has 3 arrows in his hand while the follower has 7 डिस्टेंस ऑफ फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए एक चैन के साथ में 10 एरो दिए जाते हैं, एक चैन के साथ में कितने एरो देते हैं 10 एरो, और किसके हाथ में देते हैं लीडर के हाथ में देते हैं। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट से जैसे आप चला तो यहाँ जैसे यहाँ लीडर जाके खड़ा हुआ, यहाँ फॉलोअर पीछे वाला और यहाँ पर लीडर है, तो जो एक एरो था वो इसने यहाँ गाड़ दिया, फिर ये आगे चला गया, यहाँ फॉलोवर आ जाएगा, अब ये इस हारे को हाथ में उठा लेगा, यहाँ दूसरा गाड़ देगा। तो बेसिकली क्या होता है लीडर गाड़ता जाता है और फॉलोवर क्या करता जाता है उखाड़ता जाता है। ठीक है, तो इसने कहा है ड्यूरिंग चैनिंग अलोंग लीडर ऑफ है 3 एरो, वो कह रहा है लीडर के हाथ में 3 एरो हैं, इसका मतलब लीडर ने 7 एरो गाड़ दिए, क्योंकि देखो फॉलोवर के हाथ में 7 एरो है। डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम स्टार्ट, तो कह रहा है फॉलोवर कितना आगे आ गया, तो सिंपल सी बात है यार, जितने एरो फॉलोवर के हाथ में होंगे उतनी ही आगे आ चुका है वो, क्योंकि उतने एरो वो उखाड़ चुका है। कई बार जरूरी नहीं कि वो कहे फॉलोवर के हाथ में से, वो सिंपल इतना बोल सकता था कि भैया लीडर के हाथ में 3 एरो है, तो अब आप समझ जाओगे कि लीडर 7 एरो गाड़ चुका है, 7 एरो फॉलोवर ले चुका है। कितने एरो आगे होंगे, मतलब कितनी, एक एरो हर जो है एक चैन के बाद गाड़ा जाता है, तो कितनी चैन आगे हो जाएंगे आप 7 चैन आगे आप यहाँ पर जो है हो जाएंगे। तो इसने यही तो कहा है फॉलोवर कितनी चैन आगे, जितने एरो फॉलोवर के हाथ में होंगे उतनी ही चैन आगे है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपको वो कहे कि भाई फॉलोवर के हाथ में कितना, वो सिंपल ये बोलता चैन सर्वे में लीडर के हाथ में 3 एरो, बताओ कितना आगे, वो सिंपल सी बात है फॉलोवर के हाथ में 7 एरो आगे होंगे तो 7 चैन आगे है। 25 फिगर ये देखिए, ये जो है ये कितने मीटर को दिखाती है, इस तरह की कड़ी जो है 5 मीटर पर दिखाती है 20 और 30 वाले में, और इस तरह की जो कड़ी है वो कितने पर दिखाती है आपका 10 मीटर को दिखाती है। ये कह रहा है कि ये जो कड़ी है कितने मीटर को दिखाएगी 10 मीटर वाले को आपका दिखाना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। 26 फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज प्रेफरेंस ऑफ चैन बिकॉज द स्टील बैंड। बेसिकली स्टील बैंड है क्या, चैन 5 तरह के, ज्यादातर लोग 4 तरह की सोचते हैं। कौन कौन सी भाई, इंजीनियर चैन, कौन कौन सी चैन है आपकी इंजीनियर चैन, सेकंड कौन सी है मीटर चैन, थर्ड कौन सी है गंटर चैन, थर्ड कौन सी है गंटर बोलो या सर्वेयर चैन बोलो, फोर्थ कौन सी है रिवेन्यू चैन, और 5 नंबर का है स्टील बैंड। स्टील बैंड क्या है, जैसे टेप होता है ना, टेप टेप की तरह लोहे की पतली जैसे फीता होता है ना, ऐसी की ऐसी पतली स्ट्रिप होती है। अब बेसिकली क्या हुआ, जैसे आपकी जो कड़ियां हैं, कड़ियां तो क्या होती है खुल जाती है बैंड हो जाती है, तो चैन स्टैंडर्ड में बड़ी या छोटी हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल स्टील बैंड बिल्कुल फीते की तरह है, लोहे का है आपका, तो ये क्या है ना तो बढ़ता है ना सिकुड़ता है।
ये प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल है और ना इसमें मरोड़ आती है। बस इसका तो ये कि डिसएडवांटेज, टूट जाता है तो रिपेयर करना दिक्कत है आपका। तो ये क्या कह रहा है कि क्यों प्रिपेयर करते हैं अच्छे कामों के लिए, आपका क्यों आप इसको प्रिपेयर करते हैं स्टील बैंड को। ये कह रहा है लाइटर दे। अरे भाई बेटर काम के लिए लाइटर और हैवीएस्ट क्या वगैरह लाइटर नो, इजी टू हैंडल वगैरह है। चेन इसको इजी है हैंडल करना। इट इज प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल। प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल का मतलब बढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। चैन तो बड़ी हो जाती है और छोटी हो जाती है। एंड नॉट लाइबल टू किंक, और इनकी जो कड़ियां वगैरह तो इसमें है ही नहीं, तो मरोड़ भी नहीं आती। इसलिए अच्छे कामों में एक्यूरेसी के लिए इस चैन का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी भाई, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इफ द लेंथ ऑफ चैन इज फाउंड टू बी शॉर्ट टू टेस्टिंग कैन बी एडजस्ट। ये कह रहा है कोई चैन छोटी पाई गई है, अब बताओ बड़ी कैसे करेंगे। स्ट्रेटनिंग द लिंक, जो कड़ी है, जो आपका जो लिंक थी जो ऐसे मरोड़ खा गई थी, ये कह रहा है इनको बिल्कुल सीधी करे। बिल्कुल सीधी करोगे तो लेंथ बढ़ेगी भाई, शॉर्ट पाई गई आपको तो बड़ी करनी है ना, बिल्कुल सही है। रिमूविंग वन और स्मॉलर सर्कल, अगर आप चैन में से रिंग को हटा दोगे, रिंग हटाओगे तो चैन की लेंथ तो कम होगी भाई। ये तो गलत बात है, आपको तो शॉर्ट है तो आपको तो लेंथ बढ़ानी थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्लोजिंग द जॉइंट, ये कह रहा है जॉइंट को क्लोज करो तो जॉइंट को क्लोज करोगे तो लेंथ और कम होगी, ये भी गलत है। ऑल ऑफ, अब आप ऐसे नहीं हमेशा ऑल ऑफ दी अबो देखते ही आप हमेशा ऑल ऑफ दी अबो पे लगा दो, ये ध्यान रखना भाई। तो यहाँ स्ट्रेटनिंग द लिंक, कड़ियों को जो मरोड़ खा गई थी, जो बैंड हो गई थी, उनको सीधा करेंगे तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है भाई, ये कोई बैंड हो गई थी इसको सीधा करिए लेंथ बढ़ेगी। सेकंड में कह रहा था रिंग हटाओ, रिंग हटाने से तो घटेगी, जॉइंट को क्लोज करो तो घटेगी, आपको तो लेंथ बढ़ानी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28, ऑन टेस्टिंग ऑफ ए चैन इज फाउंड टू शॉर्ट। अब अगेन फिर कह रहा है कि कोई भी चैन जो है छोटी पाई गई, बताइए क्या कीजिए। स्ट्रेटनिंग द लिंक, कड़ियों को सही करते हैं। फ्लैटिंग द सर्कुलर रिंग, ये कह रहा है सर्कुलर जो रिंग है इनको फ्लैट करो, बिल्कुल लेंथ बढ़ेगी फ्लैट करेंगे तो। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। रिप्लेसिंग वन और मोर सर्कुलर रिंग बिग बाई बिगर वन, वो कह रहा है छोटी रिंग हटा के बड़ी लगाओ, ये भी सही है भाई। तो जब तीनों ही बात सही है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर राइट वन हो जाएगा। एनी वन ऑफ द, बिल्कुल ठीक है, कोई सा भी आपका एक जो है, सब कारणों से चैन जो है छोटी है तो उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। 29, एन इलोंगेटेड चैन कैन बी एडजस्टेड बाई, ये करा बड़ी चैन है, बड़ी चैन को आप किस तरह से एडजस्ट करने वाले हो, मतलब उसको किस तरह से आप छोटी करने वाले हो। हीटिंग अप चैन वगैरह, चैन को गर्म कर दीजिए। पहली बात तो ये कोई टेस्टिंग का पार्ट नहीं, पर गर्म करोगे तो चैन तो बढ़ेगी, क्योंकि हीट के बाद हर चीज में एक्सपेंशन है, ठीक है भाई। तो पहला तो सही है नहीं भाई। दूसरा, स्ट्रेटनिंग द लिंक दैट हैव बिकम बैंड, वो कह रहा है कि कड़ियां जो है आपका स्ट्रेट जो है बैंड हो गई थी, उनको स्ट्रेट करते तो लाइन तो और बढ़ेगी, चैन तो ऑलरेडी बड़ी है। तो ये तो अगर आप उनको स्ट्रेट करोगे, कड़ियों को जो बैंड हुई पड़ी है कड़ियां, जो लिंक्स मरोड़ खा गई, उनको सीधा करोगे तो लेंथ और बढ़ेगी। तो आपका ये भी गलत है, क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी चैन इलोंगेटेड है, बड़ी है, उसको छोटी करना है। स्ट्रेचिंग सम रिंग्स, वो कह रहा है कुछ रिंग को, ये जो गोल थी इनको स्ट्रेच करो, मतलब खींचो, तो ये तो लेंथ और बढ़ेगी भाई, ये भी गलत है। क्लोजिंग ऑफ द कनेक्टिंग रिंग देन हैवी ओपन, वो कह रहा है कि अगर रिंग जो है ओपन है तो उनको क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए, उनको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अभी देखिए क्लियरिटी कितनी सही आ रही होगी, अच्छी आ रही है ना। एन इनवायर टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय, ये कह रहा है कि इनवायर टेप किस किस धातु से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है भाई, निकल और स्टील से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, निकल प्लस स्टील। निकल कितना होता है, 36% होता है, कई बार प्रोपोर्शन पूछ लेता है। स्टील कितना परसेंट होता है बच्चों, 64% आपका होता है। तो निकल और स्टील से मिलकर बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टेप इज लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज एंड इट्स, ये कह रहा कौन सा टेप टेम्परेचर से सबसे कम प्रभावित होता है। तो आपको पता है कौन सा टेप सबसे कम
प्रभावित होता है? इनवार टेप, क्योंकि इनवार टेप का थर्मल कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, ये टेम्परेचर से बहुत ही कम प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनवार टेप इज यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट डिस्टेंस बिकॉज, ये कह रहा है कि इनवार टेप का उपयोग जो है आप मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्यों करते हैं, क्या कारण? इट्स कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन लो, बिल्कुल ठीक बात है भाई, थर्मल कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, फील्ड में टेम्परेचर वेरिएशन का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि स्टील से भी 1/30 होता है, मतलब 30 टाइम्स कम होता है। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जीरो, जीरो तो नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। इट डज नॉट ब्रेक इन ट्विस्टिंग और बेंडिंग, इट इज लाइटिंग वेव। तो कौन सा हो गया? थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन बहुत लो होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका हो जाएगा। 33, 32 शायद अभी आपका हो गया। 33, Which of the following go out the alignment generally used for baseline measurement? ये कह रहा है बेस लाइन मेजरमेंट के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपको पता है बेस लाइन किसी भी सर्वे की लॉन्गेस्ट लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में सारा सर्वे किया जाता है, तो बहुत एक्यूरेसी से मेजर की जानी चाहिए, तो बहुत एक्यूरेसी से मेजर करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनवार टेप हो जाएगा। बेस लाइन मेजरमेंट के लिए कौन सा टेप उपयोग में लाया जाता है? इनवार टेप आपका उपयोग में लाया जाता है। एंड मेटलिक टेप, मेटलिक टेप किस किस का बना होता है? जो क्लोथ के अंदर थिन वायर होते हैं, क्लोथ एंड थिन वायर। चलो तो क्लोथ एंड थिन वायर ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए 35, ए लिनन टेप, कपड़ा वाला टेप रीइंफोर्स्ड विद ब्रास और कॉपर। रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है, रीइंफोर्स्ड का मतलब ये नहीं होता कि सरिया, रीइंफोर्स्ड का मतलब होता है किसी चीज को एडिशनल स्ट्रेंथ देना। रीइंफोर्स्ड देखो आरसीसी में भी रीइंफोर्स्ड का मतलब यही है कि कंक्रीट को, कंक्रीट टेंस कंप्रेशन में तो अच्छी थी, टेंशन में वीक थी, तो आपने सरिया प्रोवाइड कर दिया, तो उसको इसीलिए तो रीइंफोर्समेंट बोला गया कि किसी चीज के द्वारा एडिशनल स्ट्रेंथ देना। तो ये कह रहा है लिनन टेप रीइंफोर्स्ड विद ब्रास, ये कह रहा है कि जो लिनन कपड़े का टेप है उसमें रीइंफोर्स कर दिया, एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया? कॉपर और ब्रास के वायर लगा दे ताकि ये आसानी से स्ट्रेच ना हो सके, मरोड़ ना खा सके। मतलब कहने का मतलब क्लोथ विद थिन वायर है। तो क्लोथ विद थिन वायर क्या था भाई? आपको पता ही है कौन सा था आपका? आपका मैट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। 36, विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर टू टेप बेस्ड ऑन देयर एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा कौन सा एक्यूरेट होता है भाई? इनवायर, उसके बाद स्टील, उसके बाद मेटलिक, उसके बाद लिनन टेप। सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी किसकी होती है? इनवायर टेप की होती है, तो इनवायर टेप। फिर किसकी होती है? स्टील टेप की होती है, तो स्टील टेप। फिर किसकी होती है? मेटेलिक की होती है, तो मेटेलिक। फिर किसकी होती है? आपका लिनन का। तो देख लो कौन सा है एक बार, स्टील, मेटेलिक। तो ये बी ऑप्शन से आपका करेक्ट हो गया भाई। 36 में आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ए प्लम बॉब इज रिक्वायर्ड। प्लम बॉब किसके लिए उपयोग में लाई जाती है भाई? साहुल करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या है भाई? वैन मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग स्लोप इन हिली कंट्री, हिली कंट्रीज में आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप ढाल पर, जैसे ये ढाल है, यहाँ से दूरी नाप रहे हैं, तो इसका यहाँ पर साहुल के द्वारा, प्लम बॉब क्या है भाई? साहुल है, तो साहुल से पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल सही है पहला। फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग, बेसिकली जहाँ ट्राइपॉड लगा के आप जो है थ्योडोलाइट को लगाते हैं, तो यहाँ एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए बिल्कुल उपयोग में लाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। फॉर टेस्टिंग वर्टिकली ऑफ रेंजिंग पोल, जैसे ये रेंजिंग पोल है तो इसके साथ साउल लगाते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे इंक्लाइंड होगी तो क्या साउल सही जाएगी? नहीं जाएगी, तो इसको बिल्कुल वर्टिकल करने के लिए ये बिल्कुल सही है। तो तीनों बात सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ दी अबव आपका हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट, ये राइट में से कौन सा परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता? बिल्कुल देखिए, लाइन रेंजर किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? आपका इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित करते थे अपन डायरेक्ट रेंजिंग में, इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए लाया जाता है, ये तो आपका नहीं लाया जाता। स्टील टेप ला सकते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर, क्रॉस स्टार, ये सारे के सारे परपेंडिकुलर ऑफसेट बना सकते हैं भाई। ऑफसेट के लिए
क्योंकि ऑप्टिकल स्क्वायर क्रॉस स्टाफ तो इसके लिए ऑफसेट के लिए ही। टेप से भी आप बढ़ा सकते हो, कोई भी लाइन है इससे टेप डालो और इस तरह से हिलाओ, जहां भी आपका मिनिमम डिस्टेंस लेगा वो आपका बढ़ जाता है। कौन सा नहीं ला सकते? लाइन रेंजर, क्योंकि लाइन रेंजर जो है इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्थापित करता है आपका। तो यहाँ पर ये ग्राफ कौन सा जो है परपेंडिकुलर ऑफसेट के लिए उपयोग में नहीं लाते? कौन सा नहीं लाते आप? लाइन रेंजर का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड शुड बी, तो रेंजिंग रोड की लेंथ तो आपको पता ही कितनी होती है, 2 से 3 मीटर तक की होती है। ज्यादातर नॉर्मली 2 मीटर लेंथ वाली रेंजिंग रोड का यूज अपन करते हैं भाई। नेक्स्ट एक है 3940, द स्ट्रिप्स ऑफ रेंजिंग रोड आर, ये कह रहा है किस कलर के होते हैं? रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, व्हाइट एंड रेड। तो कौन से कलर होता है आपका? व्हाइट एंड रेड होता है। रेड एंड ब्लैक भी आपका होता है भाई। कॉम्बिनेशन लिखवा रखे हैं थ्योरी में। रेंजिंग रोड किस उसकी होती है शेप की? या तो सर्कुलर होती है या ऑक्टागोनल होती है। 3 सेंटीमीटर डाया की होती है तो सर्कुलर या ऑक्टागोनल शेप की होती है। अब वो ये थ्योरी में जो सारी चीजें तो यहाँ पे पढ़िए आप। 40 एंड एवरेज लेंथ और पेस, पेस क्या होता है? एक कदम, पेस क्या है? कदम। एवरेज पेसिंग कितनी लेते हैं अपन? 80 सेंटीमीटर लेते हैं, लगभग जो है 80 से 50 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। भाई एक कदम में व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी चली जाती है? तो वो लगभग अपन 80 से 50 सेंटीमीटर लेते हैं। आपने देखा होगा पिच को 22 कदम में नाप के कहते हैं यहाँ गाड़ दो, क्योंकि उसमें लेकिन थोड़ी डग बड़ी करते हैं तो 90 सेंटीमीटर के आसपास 3 फुट 1 गज ले लेते हैं। 22 गज की पिच होती है, तो आप 22 कदम बाद कहते हैं भाई यहाँ गाड़ दे। तो उसका मतलब तो यही तो हुआ कि एक कदम में सिर्फ 90 सेंटीमीटर चला, लेकिन वो थोड़ी कदम को बड़ा वो करता है। एवरेज जनरली कितना आता है आपका? 80 सेंटीमीटर आपका एवरेज पेसिंग आएगी। एक कदम के द्वारा किसी व्यक्ति के एक कदम के द्वारा चली गई संख्या, दूरी नापने के लिए अगर वो कदम चल रहा है, ऐसे नहीं रैंक रैंक के चल रहा है, अगर दूरी नापने के लिए चल रहा है तो 80 सेंटीमीटर पर। व्हाट आर द यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन, ये कह रहा है स्टेशन को मार्क करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वुडन पैग्स का उपयोग करते हैं भाई। क्योंकि रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, क्रॉस स्टाफ, ये तो सब किसी भी उसके ऊपर जो है देख लाइटिंग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो किसी भी स्टेशन को मार्क करने के लिए वुडन पैग्स का उपयोग किया जाता है भाई। तो कौन सा हो गया 43 में? ए ऑप्शन हो गया। 44, क्वेश्चन नंबर 44, द साइज ऑफ पैग, क्या होता है इनका साइज? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। बिल्कुल 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो है आपका क्रॉस सेक्शन होता है और लेंथ इनकी 15 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रजिस्टरिंग द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हीकल, व्हीकल के उसमें नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्र के द्वारा चले गए उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? आपका ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। क्योंकि पैसो और पैडो तो व्यक्ति के साथ बांधी जाती है, व्यक्ति के पैर में। पैसोमीटर क्या था आपका? कदम नापता था। ये कदम द्वारा चली गई दूरी। बेसिक गई। ओडोमीटर चक्र के द्वारा चली गई संख्या, कितने चक्र चले गए। और एक होता है स्पीडोमीटर, जो सीधे ही कितनी दूरी चली गई। वो तो अभी तो कह रहा है व्हीकल में कौन सा लगाते हैं, तो ओडोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45 में यहाँ डी ऑप्शन हो गया भाई। 46, टोटल स्टेशन सर्वे नोटेड एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, ये कह रहा है कि जो टोटल स्टेशन जो है कब रिकॉर्ड करता है? टोटल स्टेशन तो भाई ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, बिफोर द इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, इलेक्ट्रिकल नेट। तो इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होती है साथ के साथ हो जाती है भाई। इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक होते हैं। टोटल स्टेशन लगाओ यहाँ पर, किसी पॉइंट की दूरी देखो, वहां से सीधी मार्क हो जाती है भाई इतने मीटर है 15, तो आपको अंकित हो जाते हैं। फिजिकल चैन में ले जाते तो वो गया इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक इसके अंदर लगी होती है। नेक्स्ट देखें 47, लिस्ट मैच करा रहा है भाई। एलिडेट किस में उपयोग लाता है? प्लेन टेबल सर्वे में लाया जाता है। अभी आप पढ़ोगे तो इसके नीचे आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन टेबल सर्वे में 3 हो जाएगा। एरो चैन सर्वे में लाया जाता है, 1 हो जाएगा। बबल ब्लू अभी आपका जो है, ये जो है अगर आपने जोड़ते इसको, स्टेडिया हियर आपका जो है किसके उपयोग में लाया जाता है? आपका थियोडोलाइट लेवलिंग चैन सर्वे। स्टेडिया हियर आपका ये तो टेक्योमीटर में लाया जाता है। ये शायद मेरे को लग रहा है कि ऑप्शंस कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गए। पहला आपका 3 और फिर 1, 3 1 और ये 2
अब और ये स्टेडिया हियर 4, बेसिकली ये थियोडोलाइट नहीं है, टेक्योमीटर सर्वे है। इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो ये आपका जो आपका स्टेडिया हेयर है वो इसके अंदर लाया जाता है। ये दो, तो 3 1 2 4 देख लीजिए, 3 1 2 4 किसमें है भाई? 3 1 2 4 डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सब्सटेंस बार इंस्ट्रूमेंट यूज। सब्सटेंस बार क्या होता है? अनडुलेटेड एरियाज में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो लेवलिंग मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन नो मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरिया, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बिल्कुल। 49 रेंजिंग इज द प्रोसेस। तो रेंजिंग क्या है? दो एक्सट्रीम पॉइंट्स, दो बाहर के पॉइंट्स के बीच में क्या करना? इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित करना ही रेंजिंग कहलाता है, ताकि इनके बीच की दूरी को सीधा नापा जा सके। तो रेंजिंग क्या है? फिक्सिंग रेंजिंग रोड ऑफ एक्सट्रीम ऑफ द एरिया, वो करा बाहर एरिया पे रेंजिंग रोड लगा दो। नो अलाइनमेंट द चेन स्टेट बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, बिल्कुल ठीक है। भाई इंटरमीडिएट पॉइंट्स फिक्स करेंगे तभी तो चेन सीधी नापेगी, बिल्कुल सही है। टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम चेन सर्वे, नो। चेनिंग द और रेंजिंग ऑन डेट, तो क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट द चेन इन स्ट्रेट लाइन, ताकि भाई आपका रेंजिंग क्या था? मैंने कहा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में मेरे को हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, मकसद क्या था? ताकि दूरी को मैं सीधा नाप सकूं। तो यही तो कह रहा है अलाइनमेंट द चेन इन स्ट्रेट, ताकि दूरी सीधी नापी जा सके बिटवीन टू एक्सट्रीमिटी, दो बाहरी पॉइंटों के बीच में दूरी को सीधा नापा जा सके। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आज के। इसलिए इसमें लास्ट, डायरेक्ट रेंजिंग इज द पॉसिबल ऑन व्हेन द एक्स स्टेशन आर। ये कह रहा है कि डायरेक्ट रेंजिंग कब आप जो है वो करने वाले, अडॉप्ट करना सीधी बात, जब पॉइंट्स म्यूचुअली इंटरविजिबल हो, एक दूसरे से आपस में दिखाई दे रहे हो। अब ये कह रहा है क्लोज टू, ऐसा कुछ नहीं, जब तक एक दूसरे से फर्स्ट से इस पॉइंट से ये दिख रहा है और इससे ये दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते थे। डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं? एक रेंजिंग वाला यहाँ लगा दिया, एक यहाँ खड़ा कर दिया, एक बीच में खड़ा कर, मान लो यहाँ खड़ा किया, अब देख रहा है वो एक आंख से, ये बाहर देखेगी, इससे कहेगा भाई इधर आ जा इधर आ जा। जैसे ये इस लाइन में आए ये पॉइंट स्थापित हो गए। अब क्या करेंगे? इस वाले रेंजिंग वाले को यहाँ ले जाएंगे, मान लो ये कहीं यहाँ खड़ा हो गया, अब ये देख रहा है उसको रेंजिंग को नहीं दिखेगा, इससे कहेगा भाई इधर आ जा। जैसे इसकी लाइन, तो ऐसे करके आपके इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्थापित हो जाते हैं, दूरी नप जाती है। तो कब आपका जो है डायरेक्ट रेंजिंग मेथड अपनाते हैं? जब म्यूचुअली इंटरविजिबल, जब पॉइंट्स जो है आपस में एक दूसरे से दिखाई दे रहे हो, उस कंडीशन में अपन जो है डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो है मैंने जितने क्वेश्चंस करा दे एक बार इनको साथ साथ करते रहिएगा, आपको मजा आएगा। थैंक यू।